पिछले हफ्ते संसद का सत्र चल रहा था और इस सत्र में खूब एक्शन देखने को मिला, विरोध देखने को मिला, निलंबन देखने को मिला। और निलंबन का जब क्रम शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि गिनती कहां पहुंचकर रुकेगी। अब संसद का सत्र तो खत्म हो गया है, लेकिन उस निलंबन और उस निलंबन के बाद हो रही बहस लगातार जा रही है। आप देख रहे हैं अमर उजाला का खास शो खबरों के खिलाड़ी, और इस पर आज हम बात करने वाले हैं इस संसद सत्र में हुए 146 सांसदों के निलंबन के बारे में। इतनी बड़ी फेहरिस्त, इतनी बड़ी संख्या भारतीय राजनीति के इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी। इस निलंबन के निहितार्थ, इसके मायने और इसकी जरूरत, अब इन पर बात करते हैं। और बिना किसी देरी के रामकृपाल सर, मैं पहला सवाल आपसे लेना चाह रहा हूं, क्योंकि हम जब ये निलंबन की खबरें लिख रहे थे, कर रहे थे, इस पर बात कर रहे थे, तो वो रेफरेंस आता था कि राजीव गांधी सरकार थी, सांसदों का निलंबन हुआ था, ये संख्या उससे ज्यादा हो रही है और खत्म होने तक 146। क्या 146 सांसदों के निलंबन की, जो सबसे बड़ा सवाल कई लोग पूछ रहे हैं, वो सांसद भी और तमाम लोग भी, क्या 146 के 146 सांसदों के निलंबन की आवश्यकता थी? देखिए, आवश्यकता तो किसी के भी निलंबन की नहीं थी। मैं दोनों पक्षों को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि मतभेद जब जिद में बदल जाए तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है, और ये जिद में बदल गया। ये सत्ता पक्ष की जिद और विपक्ष की जिद। देखिए, मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, कोई ये पहला नहीं है। आप याद कीजिए, इसके पहले वाला जो सेशन था, वहाँ पर मणिपुर पर अमित शाह ने बयान दिया था। तब विपक्ष ये मांग कर रहा था कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी नहीं आएंगे हम सेशन नहीं चलने देंगे। और देखिए, उस समय क्या हुआ था कि सारे बिल, किसानों के हित के बिल, सब बिल पास होते गए, विपक्ष बाइकाट करता रहा। लेकिन दिल्ली वाला जब बिल आया तो उन्होंने अपनी शर्तें कि मोदी नहीं बोले हैं तो भी हम इसमें शामिल होंगे, शामिल हुए। तो उस समय भी मैं कह रहा था, सत्ता पक्ष की भी एक जिद थी, अगर मोदी जी बोल देते तो कोई वो नहीं होता, बोलना चाहिए था, मेरा ये कहना है। लेकिन आपने दिल्ली के बिल के लिए तो शर्तों में नरमी दे दी, लेकिन जो किसान और जनहित के बिल थे वो पास होते गए। इस बार भी वही हुआ है। आप कम से कम इस देश में अंग्रेजों के बनाए हुए 3 कानून, आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट, तीनों में चेंज किया गया है, जो कि एक आम आदमी से लेकर खास आदमी तक सबके पर लागू होता है। और वो कानून बिना बहस के, बिना अपोजिशन की बहस के जो पारित हो गया, उसका मुझे दुख है। और दुख मैं फिर कह रहा हूं कि दोनों पक्ष को लेकर के है। मेरा पहली बात तो यह है कि जब ये नई संसद बनने के बाद एक सर्वदलीय बैठक हुई। उस सर्वदलीय बैठक में यह तय किया गया, सारी पार्टियों ने मिलकर के, कि हम जो पुरानी संसद में कुछ गलत प्रथाएं थीं उन पर हम अब आगे इसमें नहीं होगा। जैसे वही है, वेल में न जाना, आप विरोध करिए, वॉकआउट कर जाइए, लेकिन प्लाकार्ड लेकर के वहाँ नहीं जाना है। वो काम शुरू हो गया। 2 चीज़ें थीं, पीठासीन अधिकारी उसको थोड़ा सा दंड दे करके, डांट करके नज़रअंदाज भी कर सकते थे। फिर ये बात होता कि एक बार चलता है, अगर ये शुरू हुआ तो फिर नई संसद में चलता ही रहेगा। तो वो एक दूसरे एक्सट्रीम पर चले गए, और जैसा आपने कहा 146 सांसद निलंबित हो गए। मैं वही कह रहा हूँ कि ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं दोनों पक्षों को मैं यही कह रहा हूँ, कहीं कहीं मुझे लगा कि मतभेद से ज़्यादा जिद आ गई कि ठीक है हम देख लेंगे, उधर से है हम देख लेंगे। नतीजा क्या है कि इसमें जाता जनता का नुकसान होता है, और दोनों में से किसी की इमेज अच्छी नहीं बनती इसको लेकर के। और अगर इस तरह के संसद को लेकर के वोट बैंक की राजनीति की जाएगी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बस मेरा इतना ही कहना। ठीक है अवधेश जी, जो रामकृपाल सर भी कह रहे हैं कि क्या आपको भी लग रहा है कि इसमें एक जिद का फैक्टर था, और अगर जिद का फैक्टर था और उसके बाद निलंबन के बाद जो बाहर हुआ वो भी एक उस क्रम का ही हिस्सा है, जिसमें उपराष्ट्रपति की एक तरीके से मिमिक्री हुई, उसमें भी अपने तर्क आ रहे हैं कि मिमिक्री को सहज भाव से लेना चाहिए, असहज भाव से लेना चाहिए। मिमिक्री के पीछे का आशय ये दिया जा रहा है कि जब सुना नहीं गया, जिस तरीके से वो एक्ट हो रहा था, हम तो वो लोगों को दिखा रहे थे कि वो हम पर किस तरीके की कार्रवाई होती है। और दूसरा, क्या निलंबन के लिए निलंबन हो रहे थे जब उसमें ये बात आई कि जो लोग मौजूद नहीं हैं सदन में, उनका भी नाम आ गया कि आज आप निलंबित हैं आपकी आज की हरकत के कारण या आज के आपके एक्ट के कारण, और उस पर भी खूब विवाद हुआ कि जो सदन में ही नहीं है उसको आपने किस आधार पर निलंबित कर दिया। तो क्या निलंबन के लिए निलंबन था या एक उदाहरण, एक नज़ीर पेश की जा रही थी? नहीं, ये तो हम आप कह रहे हैं कि वो उपस्थित नहीं थे तो निलंबन
निलंबन हो गया, ऐसे थोड़े होता है। उस पर पूरा रिकॉर्ड है। निलंबन की घोषणा के बाद भी सारे देखे जाते हैं, उसके सब रिकॉर्ड होते हैं, सब लाइव चलता रहता है। ऐसे किसी का निलंबन नहीं होता है। देखिए, अगर संसद हमारे लोकतंत्र की शीर्ष इकाई है और हमारे नियति का निर्धारण करती है, देश के लिए सारे विधान बनाती है, तो जाहिर है उसके जो सदस्य होते हैं उनका कद कितना बड़ा है। हम आजकल सामान्यतः किसी को सांसद कह देते हैं, लेकिन वो हमारे देश के नियति निर्माता हैं, विधि निर्माता हैं। तो उस संसद में तो अंततः संसद की गरिमा तो उसके सदस्यों की मर्यादा पर ही निर्भर करेगी। बाहर के युद्ध को संसद के युद्ध में तब्दील करना, चाहे सत्ता पर हो विपक्ष हो, ये तो बहुत भयावह स्थिति होती है। और आप सबको पता है कि एक रणनीति के तहत जब आप आसन पर पुर्जा फेंकेंगे, जब आप महासचिव की टेबल कुर्सी तक कूद के चले जाएंगे, जब आप तख्तियां लेके नारा लगाएंगे, तो कोई चारा ही नहीं बचेगा। तो ये तो एक होड़ सी लगी थी, चाहते थे वो तो दिखाते थे कि मेरा भी चेहरा देखो और निलंबन करो। एक उल्टी स्थिति होती है कि लोगों को निलंबित होने पर अपने को अफसोस होना चाहिए कि हमने संसद में ऐसे काम किए जिसके कारण हमने ऐसे मतलब अमर्यादित व्यवहार किया एक सांसद होते हुए इस गरिमामय सदन में कि हमको निलंबित किया गया। यहाँ निलंबित होने पर गर्व महसूस किया जा रहा था और बाहर आकर के आप मिमिक्री कर रहे हैं। ये एक मतलब अभूतपूर्व स्थिति थी, एक दयनीय अभूतपूर्व स्थिति थी। ये पहली बार हुआ है। कुछ लोग निलंबित हो जाते हैं तो विरोध करते हैं कि हम निलंबित हो गए। यहाँ निलंबित होने को महिमा मंडित किया गया है। क्या एक साथी कह रहे हैं कि हम तो साथियों का साथ देने के लिए निलंबित हुए हैं क्योंकि हमको एकजुटता दिखानी थी। तो रणनीति के तहत अगर यह है कि हम निलंबित होंगे, अब इसके कारण क्या थे? जब वो संसद में देखिए दो लोग जो कूदे, जो दो दर्शक दीर्घा से कूदे, धुआं छोड़ा, वो सुरक्षा में चूक तो थी, इसमें तो कोई नकार नहीं सकता है। क्योंकि वो अगर जूते में प्लास्टिक के कैन में धुआं लेके आ सकता था तो वो जो है पॉइजन भी लेके आ सकता था, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय होनी चाहिए, उस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। लेकिन क्या उसका तरीका यही था कि संसद में हंगामा करके स्वयं को निलंबित करा दो? अगर विपक्ष कह रहा था कि गृह मंत्री बयान दे, स्पीकर कह रहे हैं कि ये सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी है, मैं जिम्मेवार हूं, मैं बयान दूंगा, तो ये तो समझना चाहिए संसद के बाहर दिल्ली पुलिस जहां तक है वहां तक तो गृह मंत्री की जिम्मेवारी है। लेकिन संसद के बाहर जहां से संसद के अहाते की शुरुआत हो जाती है वहां से जिम्मेवारी तो स्पीकर की होती है। अगर संसद की सुरक्षा पर गृह मंत्री बयान देंगे तो फिर तो सारा कुछ गृह मंत्री के हाथ में है। तो इसीलिए ये ऐसा विषय था जिस पर बहस तो होनी चाहिए थी कि भाई ठीक है, किसी को इस पर बहस होनी चाहिए थी और बहस इस पर होनी चाहिए। इसको इतना बड़ा न बना दिया जाए। मैंने पहले दिन भी बोला, लिख भी रहा हूं कि ऐसा सुरक्षा न कर दिया जाए कि दर्शक दीर्घा में भी आम आदमी का जाना बंद हो जाए। और इतने दर्शक वहां थे, 2 ही लोग कूदे हैं ना भाई, इतने दर्शक जा रहे हैं। हम लोग भी फोन करा के, विनोद जी भी फोन करा के 5 लोगों को भेजते होंगे, कल यही नहीं बंद हो जाए। तो इसका दोनों को ध्यान रखने की दोनों तरफ से जरूरत थी। अब इसलिए वातावरण ऐसा बना दिया है कि सुन रहे हैं कि शीशा लग जाएगा तो उसमें क्या लग जाएगा, दर्शकों के लिए प्रवेश को और कठिन बना दिया जाएगा। इसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ। ये जो निलंबन था ये दुखद था, लेकिन एक रणनीति के तहत था। इसके ये और बाहर जो कुछ किया गया, जो मिमिक्री कह रहे हैं, देखिए आप विरोध करते हुए, वो मिमिक्री इसलिए थी कि आप आसन को भी पार्टी बना रहे हैं। वो मिमिक्री इसलिए नहीं तो किसी का भी हम करेंगे, विनोद जी का बैठ के इनको हंसा सकते हैं, मिमिक्री करके इनको हंसा सकते हैं, वो एक दूसरा होता है। लेकिन जब हम बैठ करके विनोद जी और रामकृपाल जी का विरोध कर रहे हैं, जब ये बता रहे हैं कि हमारा निलंबन गलत है, निलंबन आसन ने किया है, और वहां हम मिमिक्री करते हैं, तो वो भी एक विरोध होता है कि आप आसन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आसन पर विश्वास न करना सबसे बड़ी मर्यादा को तोड़ना है। तख्ती दिखाना सरकार का अपमान नहीं है। तख्ती दिखाना, बेल में जाना, ये लोकसभा के अध्यक्ष का या राज्यसभा के अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, जो भी आसन पर, उसका अपमान है। इस नाते लोकतंत्र का अपमान है। इसको आप जब इस रूप में देखेंगे तो ये समझ में आएंगी। मैं फिर कह रहा हूं कि आप चुनाव लड़िए, जो भी करना है आप जरूर राजनीति करिए, लेकिन एक सीमा से ज्यादा जहां संसद की सुरक्षा का सवाल आ गया है वहां स्पीकर और राज्यसभा पर है। इस पर भी बहस हो जानी चाहिए कि स्पीकर और राज्यसभा में किसका है। दूसरा, ये ध्यान रखिए कि उपराष्ट्रपति हो या अध्यक्ष हो, किसी पार्टी के मेंबर होते हैं, लेकिन एक बार वो आसन पर बैठ गए, संवैधानिक पद हो गया, तो फिर सबको उसके बारे में, उसमें बीजेपी करेगी अगर कल करती है तो वो भी गलत है, ये करेंगे ये भी गलत है। दोनों का ध्यान रखना चाहिए। जो अभी उपराष्ट्रपति का
जो पद है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने कहा है कि सबसे दुख का विषय है कि ये ऐसा नहीं हुआ है कि अगर सभापति बुलाते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और मुझे मिलने के लिए समय नहीं मिला, इससे क्या दुखद स्थिति होगी, उन्होंने उस पर लिखा है उसी बात। तो ये बातें हैं जो लास्ट बात है ना, इसका जो मूल बात जो मैं अभी भी कहना चाह रहा हूं कि जिस पर देश का ध्यान बहुत कम जा रहा है कि इस घटना को इतना बड़ा बना दिया गया है कि उस दिन प्रहलाद जोशी ने एक घटना भी बताई कि जुलाई में जब सिद्धारमैया जी बजट पढ़ रहे थे तो उसी सदन में विधानसभा में एक एमएलए नहीं था, वो घुस के एमएलए की सीट पर बैठा हुआ था। लोगों को समझ में नहीं है, वो बजट भाषण पढ़ गए, उसके बाद पता चला है कि नहीं है, उसको फिर निकाला गया, पकड़ा गया, उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन हंगामा नहीं हुआ, उस पर वहां नहीं किया गया। तो वो लड़के सब कूद गए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कल जो बयान दे रहे थे कि देश में बेरोजगारी है, एक पूरा माहौल है, इन लड़कों ने गलती की कि कूद गए। मतलब आप समझिए कि 13 दिसंबर आतंकवादी हमले का दिन ये दो लड़के उसमें कूद जाते हैं, दो बाहर नारा लगाते हैं। उनकी मेंटलिटी कैसे इस पर बनी है, इस पर विचार करने की बजाय कि हम मान लें कि देश में ऐसा वातावरण है कि लोग संसद में अब कूद के और वहां कुछ हंगामा करना चाहते हैं। ये वातावरण बढ़ाना, इस प्रकार से उनको प्रोत्साहित करना, महिमा मंडित करना, ये देश में हिंसक अराजकता को बढ़ावा देना है। क्योंकि ये दो जो लोग थे उसको ठीक सच्चाई इतना ही है कि जो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में, भाजपा के विरुद्ध में, आरएसएस के विरुद्ध में एक नफरत का जो माहौल बनाया गया है, इसने देश को डुबा दिया है। ये किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है, उससे प्रभावित थे वो और उस कारण कूदे हैं। तो उसको आप बना दीजिए महिमा मंडित। कल विधानसभा में कहीं कोई कूदेगा, कल किसी नेता की सभा में कोई जाकर के कूद सकता है जो वातावरण विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं विनोद सर, मैं इसमें एक सवाल जो जोड़ना चाह रहा था, वो रामकृपाल जी ने जो अपनी आखिरी लाइन में भी कहा था, नुकसान आपका और हमारा है। मतलब हमारे जनप्रतिनिधि संसद के अंदर मौजूद नहीं है, हमारे वाजिब सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। सबने बैठकर तय किया था कि ऐसी गलतियों पर निलंबन ही होगा, उसके बावजूद वैसी गलतियां करना। जनता के सवाल नहीं हो रहे। कोई भी बिल आ रहा है उसमें एक तर्क, भले ही वो बाद में वोट में पारित हो या हार जाए, लेकिन वो तर्क आना जिससे लोगों को लगता है कि हाँ ये भी एक तर्क है, ये वाजिब तर्क है, एक सोच बनना, वो पूरी स्वस्थ बहस की परंपरा ही फिर खत्म होती जा रही है। ये तो खत्म होती जा रही, खत्म हो गई है, होती जा रही नहीं है, खत्म हो गई है। और वैसे तो मैं रामपाल जी की हर बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं यही एक वाक्य बोल के अपनी बात पूरी करने वाला था, लेकिन चूंकि अब अवधेश जी ने कुछ बातें कही हैं, कुछ बातें मुझे भी कहनी, मैंने कहा थोड़ा जोड़ दूँ जी। रामपाल जी की तो पूरी बात से मैं 100% सहमत हूँ। मेरा वही स्टैंड है जो इनका स्टैंड है कि ये जिद का मामला है, ये वैचारिक मतभेद नहीं, जिद का मामला। और जिद का मामला ये शुरू हो गया था 2014 के लोकसभा चुनाव से ही। जो पक्ष और विपक्ष के बीच में जो दूरी बनी है, जो व्यक्तिगत रूप से जो कटुता पैदा हुई है, वो 2013 और 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान ही शुरू हो गया था। और वो उसका ये एक तरह से कल्मिनेशन है, ये जो हम देख रहे हैं। अब उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो समय का भी अभाव है जी। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी राय है, मैं तो कतई इस बात से सहमत नहीं रहा कि प्ले कार्ड की अनुमति ना हो या वेल में जाने की अनुमति ना हो। लोहिया जी, राजनारायण जी, पीलू मोदी तो जब इंदिरा गांधी CIA एजेंट कहा तो पूरा प्ले कार्ड ले गए कि हाँ मैं CIA एजेंट हूँ, और लगातार लोग जाते रहे और अपनी बात करते रहे, मार्शल उनको उठा बाहर करते रहे। तब न कभी लोकतंत्र का अपमान हुआ। अगर आज लोकतंत्र का अपमान तो वो भी लोकतंत्र का अपमान था, क्यों वो सब भी चेयर पे ही बोल रहे थे। तो ये तो देखिए, दुनिया के हर संसदीय लोकतंत्र में इस तरह का विरोध प्रदर्शन होता है। हाँ, एक सीमा के बाद हिंसा नहीं होनी चाहिए, जैसे राज्यसभा में हुई थी जब महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ था, शीशे तोड़ दिए, ये कोई आसंदी पर चढ़ जाए जा करके, वो सब उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। मार्शल उसके लिए पर्याप्त है कि उठा के सदन से बाहर कर देते हैं। निलंबन बिल्कुल एक तरह से जब कोई चारा न बचे तब की प्रक्रिया है। और इसीलिए मैं एक घटना बताऊँ, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री अभी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अटल जी की सरकार में मंत्री थे वो, उन्होंने कहा कि अटल जी के समय ऐसे ही एक बार बड़ा हंगामा हो रहा था, तो ये सुझाव आया अटल जी को दिया किसी मंत्री ने कि हम इनको सस्पेंड करा दें सारे। तो अटल जी ने कहा कि सांसदों के निलंबन की स्थिति अगर आ जाए तो वो और सरकार उसका प्रस्ताव करे सदन में, तो सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा था, निजी बैठक में, और ये उन मंत्री ने बड़ी जिम्मेदारी से बताया मुझे अभी इसी दौरान। तो ऐसा नहीं है, निलंबन कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार हैं उसके लिए, और तरीके हैं उसको। आप हाउस एडजर्न कर दीजिए 5 मिनट के लिए, उसके बाद अगर गड़बड़ करें तो मार्शल को बुला के उनको बाहर निकलवा दीजिए ये, और फिर उसके बाद न माने तो आप निलंबन कर दीजिए। लेकिन एन मास निलंबन मतलब पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। राजीव गांधी के टाइम में 64 लोगों का निलंबन एक साथ हुआ था, जो अधिकतम था अभी तक। अब ये 146 हो गए, और फिर उसके विरोध में राजीव गांधी की सरकार के समय सामूहिक इस्तीफे हो गए थे सारे विपक्षी सांसदों के।
वो भी हमने देखा है। तो ये सब चलता है, लेकिन जो बात रामपाल जी ने कही कि महत्वपूर्ण विधेयक जब हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, उस वक्त विपक्ष सदन में नहीं है। इसके लिए चाहे सत्ता पक्ष जिम्मेदार हो चाहे विपक्ष जिम्मेदार हो, लेकिन कुल मिलाकर के इसका नुकसान तो मतदाता को है ना, जिसे चुना है। तो ये बात विपक्ष को भी समझनी पड़ेगी, ये सत्ता पक्ष को भी समझनी पड़ेगी कि आखिर आप जो राजनीति चुनाव की है, आपको चुनाव में राजनीति करनी है, मंच पे करना है, बोलना है, तो लेकिन सदन में विरोध प्रदर्शन आप करिए। विपक्ष को एक सीमा तक विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है और सरकार को भी उस विरोध प्रदर्शन को सहने की जिम्मेदारी है। लेकिन जब सीमाएं टूट जाती हैं तो चाहे विपक्ष सीमा तोड़े चाहे सत्ता पक्ष तोड़े, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारतीय लोकतंत्र में देखने को मिल रही है। ठीक है, हाँ, ये जो पास ही हुआ ना सर्वसम्मति से, वो गलत है। लेकिन पास हो गया है। हम लोग सब नारेबाजी करने वाले लोग हैं। अगर कोई प्ले काट के ले गया तो अपराध नहीं है, वो सही बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर उसी समय विरोध होना चाहिए कि नहीं भाई प्ले कार्ड थोड़ा लोग ले आए, थोड़ा नारा लगा दे, तो इसका विरोध नहीं करके सर्वसम्मति से। इसका मतलब यह है कि इस समय हमारे संसद में आंदोलन से निकले हुए, संघर्ष से निकले हुए लोगों की कमी हो गई है। ये बात सही है, इससे मैं 100% समझ कि हम लोग उसी चरित्र और संस्कार के आदमी हैं। एक सबसे बड़ी बात जिसका मुझे बहुत तकलीफ हुई है, वो तकलीफ इसलिए है कि चाहे जितना बहुमत हो सत्ता के पास, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, एक आदमी इस देश के 140 करोड़ लोगों से वो जुड़ा हुआ है और पता ही नहीं चला कि उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। और यही विपक्ष को मैं ही कह रहा हूं कि मुझे तकलीफ है इस बात की। विपक्ष होता, 4 लोगों की बातें सुनते, पास जो भी कानून बनता, बट हमें ये तो पता चलता ना कि ये परिवर्तन हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये दर्द जो मेरा दर्द ये है कि विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी था और उसके थ्रू अगर ये बहस होती तो आम जनता को मालूम होता कि उसका एक विधेयक जो उससे जुड़ा हुआ कानून बन रहा है वो है क्या। मैं इसमें अगर एक सवाल जोड़ लूं, जो आप बोल रहे हैं मैं वही बोल रहा हूं, मैं इसमें सिर्फ एक सवाल जोड़ लेना चाहता हूं। जैसे हमेशा से हम जो पढ़ते रहे हैं बतौर पत्रकारिता के छात्र कि फ्लोर चलाना दोनों की जिम्मेदारी है, सत्ता और विपक्ष दोनों की। ये निलंबन पूरे सत्र के बजाय अगर एक दिन का सांकेतिक हो जाता और ऐसे बड़े बिल पर विपक्ष मौजूद होता और चर्चा हो जाती, क्या पहली वार्निंग के तौर पर ये पूरे सत्र का निलंबन, क्या मतलब जिसको हम कहें सबसे बड़ी सजाई जरूरी थी? नहीं, देखिए वो मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है जो सहमत से नहीं हो सकता। सीधा हम इस पूरी धरती पर हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है जहां हम आपस में बैठ करके तय न कर लें। कुछ हमें छोड़ना पड़ता है, कुछ सामने वाले को छोड़ना पड़ता है। और लोकतंत्र के तो लोकतंत्र का बेसिक इंग्रेडिएंट यही है कि बहुमत का शासन और अपोजिशन का सम्मान। ये लोकतंत्र का यही इंग्रेडिएंट है और यही बुनियाद है। अल्पमत का सम्मान हमेशा होना चाहिए। तो लेकिन मैं आशावादी हूँ, मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, जो भी गलत हुआ है भविष्य में हो सकता है और करना पड़ेगा, क्योंकि जनता का दबाव है। इस तरह तो नहीं चल सकता कि जनता को पता ही नहीं चला, कानून बन जा रहे हैं सारी चीज़ें, और उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की जवाबदेही बनती है। हाँ, मैं वही पूछना चाहता हूँ। पार्लियामेंट्री कमेटी में वो विषय गया था तो वहां तो बहस हुई होगी, चर्चा हुई होगी, लेकिन लाइव में होता तो वही ऐसे मामले हैं। देखिए, एक्सीडेंट में पहले बड़ी सजा नहीं थी, अब उसमें 10 वर्ष की सजा हो गई है। 304 सर, मैं यही बोल रहा हूं। तो ऐसा सीरियस इशू है उसमें। हाँ, कई धाराएं, मान लीजिए कोई धारा जो किसी अपराध के लिए थी वो अब दूसरी कोई धारा आ गई, प्रावधान बदल गया है, कुछ छोटे-छोटे संशोधन भी हो जाते हैं। हाँ, कोई बेहतर सुझाव स्वीकार भी दोनों का पक्ष विपक्ष के नहीं, जो अवधेश जी ने कहा, और अवधेश जी से भी सवाल था, जैसा आपने कहा पार्लियामेंट्री कमेटी में होने वाली बहस पढ़ने के लिए आपको मिल सकती है, लेकिन जो सामान्य जनमानस संसद देखता है, आमतौर पर देखिए, आमतौर पर सरकार बहुत ज्यादा संशोधन करती नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता जब बोलते हैं तो वो चीज रिकॉर्ड पे आती है और भविष्य के लिए भी
मतलब वो एक नजीर बनती है। और अगर उस बिल के कोई दुष्परिणाम होते हैं तो विपक्ष पर अधिकार होता है कि मतलब आपत्ति जब की संसद 2024 के चुनाव की दृष्टि से देखा जा रहा है सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के द्वारा, तो अभी आप नहीं मान सकते हैं कि ये दृश्य अगले जो अंतिम सत्र होगा बजट सत्र में वो नहीं दिखेगा। ये अभी दिखने वाला है, क्योंकि वो चुनाव तक तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात सही है कि हम सब लोगों को भी ये बात लगातार मीडिया से लोगों से मिलकर ये होना चाहिए कि भाई आप लोग आपस में जरूर लड़िए, लेकिन संसद को आप इसका शिकार नहीं बनाइए, वहां जरूर मिलजुल। जो आपने संकेत दिया, आखिरी सवाल यही पूछना चाह रहा था संक्षिप्त ही कि क्या अगला और जो आखिरी सत्र होगा इस सरकार का, हम ये तस्वीर वहां पे भी देखेंगे कि अब वो राजनीतिक बहस से ज्यादा या किसी बिल की बहस से ज्यादा 2024 का प्लेटफॉर्म ज्यादा होगी वो लोकसभा? देखिए, जैसा अवधेश जी ने कहा, बिल्कुल जैसे चुनाव नजदीक आते हैं इस तरह की जो है संसद के अंदर इस तरह की गतिविधियां बढ़ती हैं, हमेशा रहा है। लेकिन इस बार जो संवादहीनता है, मैं बार बार कहता हूं, जो सरकार और विपक्ष की संवाद, देखिए अभी तक कोई बैठक नहीं हुई, इतना सब हंगामा हो गया, ना सरकार की तरफ से कोई पहल हुई कि भाई विपक्ष के नेताओं को बुला के बात करें, ना विपक्ष ने कोई इस तरह की कोशिश की भाई हमसे बात करो। तो वो और पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स के जो मंत्री हैं, मैं तो उदाहरण देता हूँ, गुलाम नबी आज़ाद, मदन लाल खुराना, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, मुख्तार अब्बास नकवी, बहुत सारे पार्लियामेंट जो लगातार, राजीव शुक्ला भी थे तमाम सरकारों में, जो लगातार इस सेतु का काम करते थे। अब वो मिसिंग है। प्रहलाद जोशी जी हैं, लेकिन हाउस में बोल देते हैं, कई बार विपक्ष को डांट भी देते हैं, जो कि नहीं डांटना चाहिए, लेकिन कोई सेतु का काम नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं ये वो जाने। तो वो जब तक ये ब्रिज नहीं कम होगा, और ये जिम्मेदारी कई बार पीठासीन अधिकारियों की होती है, सभापति की, लोकसभा अध्यक्ष की, और सभापति राज्यसभा की, उपराष्ट्रपति जी की, वो विपक्ष को बुला करके उनके साथ बात करें। तो ये जरूरी है अगर बजट सत्र को ठीक ठाक ढंग से निकालना है तो। ठीक है। और जैसा आप सबने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि संवाद स्थापित हो, संवाद दोनों ही पक्षों में हो, जिससे जो बेहतर संसदीय परंपराएं जिनको हम पढ़ते आए हैं वो देखने को भी मिले, और आम जनमानस से जुड़े हर एक छोटे बड़े बिल पर हो रही चर्चा, उसका पक्ष उसका विपक्ष, ये तमाम चीजें हमारे बीच में भी आए। ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो अपने जानने वालों के साथ इसे शेयर करना, और अमर उजाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप सभी का अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।